प्यारे बच्चों, व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत अगले चैप्टर की ओर चलते हैं और उस अगले चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग समझेंगे पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम के बारे में। ये दोनों एक कंपनी का महत्वपूर्ण प्रलेख है या कंपनी का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज कहा जा सकता है, जिसके आधार पर कंपनी का संचालन किया जाता है। कंपनी के आंतरिक स्तर पर, कंपनी के बाह्य स्तर पर इस प्रलेख के माध्यम से ये प्रलेख जो तैयार होता है उसी के अनुसार से कंपनी का एक जीवन तय होता है। किस प्रकार से कौन से कार्य करने हैं, कंपनी का क्या नाम होगा, ऐसे विभिन्न प्रकार की बातें इस प्रलेख में लिख दिया जाता है। तो बच्चों, आज चलते हैं इसी प्रलेख के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वो है पार्षद सीमा नियम। कंपनी का एक महत्वपूर्ण ये प्रलेख माना जाता है और इसके अंतर्गत कंपनी के कौन से अधिकार होंगे, कंपनी का क्या उद्देश्य होगा, ये सारी बातें निर्धारित कर दिया जाता है। और आगे कंपनी का क्या संरक्षण होगा, ये सारी बातों का इसमें निर्धारण किया जाता है। पार्षद सीमा जो होता है एक सीमा क्षेत्र निर्धारित करता है। उस सीमा क्षेत्र के बाहर कार्य करने पर या उस सीमा क्षेत्र का उल्लंघन करने पर वो कंपनी अवैध कंपनी मानी जाती है या अवैध बन जाता है। ऐसी कंपनी को कोई महत्व नहीं दिया जाता सरकार के द्वारा। पार्षद सीमा जो होता है एक कंपनी के क्या कहा जा सकता है, उसको लक्ष्मण रेखा की तरह ये बन जाता है। जो भी बातें इसमें लिख दी जाती है उसको कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए सुचारू रूप से इसमें कार्य किया जाता है। हर एक बात जो कंपनी के है इसमें इस प्रलेख में लिख दिया जाता है, उसी के अनुरूप धीरे धीरे कंपनी अपना संचालन करती है। तो इस प्रकार से पार्षद सीमा एक कार्य क्षेत्र, एक अधिकार, एक दायित्व, एक उद्देश्य, ये सारी चीजों को उस प्रलेख में लिख दिया जाता है। पार्षद सीमा के अंतर्गत कौन कौन सी वाक्य इसमें लिखी जाती है, इस प्रलेख में कौन कौन सी बातें हैं प्रमुख रूप से, उसको आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है इसमें प्रमुख बातें या वाक्य जिसको बोलते हैं वो है नाम वाक्य। पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत नाम का वाक्य, कंपनी का क्या नाम होगा इसके बारे में इसमें उल्लेख किया जाता है। किसी भी दूसरे कंपनी के नाम को इसमें नहीं दोहराया जाएगा, इस बात को ध्यान दिया जाता है। कंपनी में ऐसे नाम को नहीं रखा जाएगा जिस पर सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, जैसे कि राजा का नाम है, रानी का नाम है, या एम्पायर वगैरह है, सम्राट वगैरह है। ऐसे बहुत सारे वाक्यों को कंपनी के नाम के तौर पर नहीं लिखा जाएगा। इस बात को ध्यान रखा जाता है इस नाम के वाक्य में। और नाम के वाक्य जो होता है, पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी में लिमिटेड लिखा जाता है, और यदि वो निजी कंपनी है तो उसमें प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है। तो इस प्रकार से कंपनी के नाम का वाक्य उस प्रलेख में
किसी भी कंपनी का जब लिखा जाता है तो स्पष्ट रूप से उसको दर्शाया जाता है। दूसरा जो है वो है कार्यालय का वाक्य। कार्यालय का वाक्य होता है कि उस कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय कहाँ पर होगा, उसका रजिस्टर्ड कार्यालय के आधार पर उसका कार्य क्षेत्र निर्धारित होता है, उसका मुख्य उद्देश्य निर्धारित होता है। तो कार्यालय का जो स्थान उसको लिखना चाहिए, कौन से राज्य में वो कार्यालय स्थित है उसका स्पष्ट रूप से उसमें प्रलेख में लिख देना चाहिए। तो ये कार्यालय का नाम का वाक्य भी इस प्रलेख में लिखा जाता है, जिससे उस कंपनी के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाता है सरकार को और अन्य व्यक्तियों को। तीसरा जो है वो उद्देश्य वाक्य। उद्देश्य, कंपनी का क्या उद्देश्य है, उनके सहायक उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य, इनको स्पष्ट कर दिया जाता है। उद्देश्य के आधार पर ही कंपनी का संचालन होता है और उसी का नियंत्रण होता है, उसी का प्रबंधन होता है और बार बार उन्हीं उद्देश्य को ध्यान में रखकर उस कंपनी में विभिन्न प्रकार के कार्य, लेन देन, ये सब होते रहता है। तो पार्षद सीमा जो नियम है उसके अंतर्गत उद्देश्य प्रमुख रूप से उसमें प्रदर्शित करना चाहिए या उसका उल्लेख कर देना चाहिए। चौथा जो है दायित्व वाक्य। दायित्व वाक्य जो होता है, सीमित दायित्व है कि असीमित दायित्व है, इसको भी स्पष्ट कर देना चाहिए। जैसे कि सीमित दायित्व जो होता है उसमें अंशधारी के जितने भी अंकित मूल्य है उसके आधार पर ही उसको उत्तरदायित्व दिया जाता है। यदि इस प्रकार से अंकित मूल्य के आधार पर यदि उसको दायित्व नहीं दिया जाएगा तो फिर असीमित दायित्व के अंतर्गत आ जाता है और कोई भी हानि या क्षति होती है तो उसके लिए समस्त अंशधारी को उसका दायित्व, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी या जिम्मेदार माना जा सकता है। तो इस प्रकार से दायित्व को भी इसमें लिख दिया जाता है ताकि कोई भी अंशधारी या संचालक मंडल जो होता है या संचालक गण होते हैं उसको आसानी से समझ आ सके। तो इस प्रकार से पार्षद सीमा नियम में इस बात को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में पांचवा जो है पूंजी वाक्य। पूंजी वाक्य के अंतर्गत आता है कि कौन से पूंजी इसमें होगा उसका निर्धारण, जैसे कि स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी या समता अंशधारी या पूर्वाधिकार अंशधारी। तो इस प्रकार से इसका भी उल्लेख उसमें कर दिया जाता है, कितने लोग उसमें पूर्वाधिकार अंशधारी है और कितने लोग समता अंशधारी है, किसका जो अंश है वो पूर्वाधिकार में है, किसका अंश है वो समता अंश में है। इनके बारे में भी स्पष्ट रूप से पूंजी का एक विभाजन या उसका बंटवारा कर दिया जाता है या उन व्यक्तियों को समझा दिया जाता है जब वो शामिल होता है कंपनी के जो अंश में या कंपनी का जब शेयर या अंश जमा करते हैं तो इसमें स्पष्ट रूप से उस प्रलेख में लिख दिया जाता है। छठवां जो है संघ तथा हस्ताक्षर वाक्य। संघ या संगठन जब तैयार होता है तो इसमें जो भी सदस्य है, चाहे वो अंशधारी के रूप में हो या संचालक गण हो, वो संगठन में अपने हस्ताक्षर जब कर देता है, अपने नाम और उसके बाद में उसका हस्ताक्षर, और उसमें प्रमाणित हो जाता है कि हमने कंपनी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और ये हमारा हस्ताक्षर, हमारा नाम, हमारा पता इस प्रकार से है। तो ऐसे सदस्य के रूप में जब जुड़ जाते हैं तो वहां पर हस्ताक्षर करना जरूरी होता है।
जब हस्ताक्षर पूर्ण हो जाता है तब माना जाता है कि वो उस कंपनी के सदस्य या उस कंपनी के अंशधारी हैं या संचालकगण है, जो भी है वो समझ आ जाता है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण जो बातें, एक पार्षद सीमा नियम जो कंपनी का एक प्रमुख प्रलेख माना जाता है, उसमें इन बातों को ध्यान रखना चाहिए या इन बातों को सम्मिलित उसमें किया जाता है और इन्हीं बातों के आधार पर उस कंपनी का सुचारू रूप से संचालन होता है। अब अगले जो महत्वपूर्ण, दूसरी जो महत्वपूर्ण प्रलेख आता है वो है पार्षद अंतर नियम। पार्षद अंतर नियम का मतलब होता है आंतरिक स्तर पर जो शासन पत्र होता है। अंतर या आंतरिक जो शासन के विभिन्न आंतरिक लेखों को या लेखा जोखा को इसमें स्पष्ट किया जाता है, जैसे कि संचालकों की नियुक्ति, उनके अधिकार, सचिव, कोषाध्यक्ष या उपाध्यक्ष इनकी नियुक्ति क्या होगी, बैठक या बैठक की तिथि क्या होगी। ऐसे ये आंतरिक स्तर पर जो बातें होती है वो पार्षद अंतर नियम के अंतर्गत आता है। हमने इसमें पढ़ाई की कंपनी के अधिकार, दायित्व और उद्देश्य। यहाँ पर अंतर नियम में आ जाता है कि सदस्य जो होते हैं उनके अधिकार, उपाध्यक्ष, सचिव जो भी होते हैं उनके अधिकार, दायित्व, ये सब उनकी नियुक्तियां से संबंधित बहुत सारे आंतरिक जो बातें होती है, बैठकें किस प्रकार से होगी, सूचनाएं किस प्रकार से उनको दिया जाएगा, ये सारी बातों का वर्णन इस प्रलेख में मिलता है। पार्षद अंतर नियम प्रलेख के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो बातें हैं या वाक्य है, तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला जो है अंश संबंधित बातें। अंश से संबंधित बातें जैसे कि समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, इसके बारे में अंतर नियम में स्पष्ट कर दिया जाता है कि किस प्रकार से एक पूर्वाधिकार अंश में नियम होंगे, उनकी शर्तें होंगी, और समता अंश में क्या उसके नियम शर्त होंगे, इसके बारे में, और उसका लाभांश कितना होगा, कब, किस तिथि को उसको दिया जाएगा, ये सारे तिथि का इसमें वर्णन कर दिया जाता है या इसको दर्शा दिया जाता है अंश संबंधित बातों में। दूसरी जो प्रमुख बातें हैं वो है सभाएं तथा सूचना। कंपनी की सभाएं किस तिथि को आयोजित होगी, कितने समय आयोजित होगी, किस दिन आयोजित होगी, किन किन को सूचना दिया जाएगा, किसको सूचना भेजी जाएगी, सूचना में कौन सी बातें लिखी जाएगी, ये सारी बातें इस पार्षद अंतर नियम के अंतर्गत दर्शाया जाता है। और इस सूचना के माध्यम से किस स्थान पर बैठक आयोजित होगी, उसका स्थान का नाम रजिस्टर्ड कार्यालय में है कि कहीं और दूसरी जगह पर है, ये सारी बातों को लिख दिया जाता है, जिससे किसी भी सदस्य को कोई भी परेशानी नहीं है होता है उसमें, और एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान पर उस सूचना के माध्यम से वहां पर उपस्थित हो जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रलेख में इन बातों को स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। तीसरा जो है वो है अधिकार संबंधित। अधिकार, पार्षद अंतर नियम जो होता है उसमें अधिकार, जितने भी सदस्य हैं उनके क्या अधिकार है, किस प्रकार से प्रबंध और किस प्रकार से नियंत्रण किया जाएगा, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेंगे, उनका क्या अधिकार होगा, उनका क्या दायित्व होगा,
उपाध्यक्ष का, सचिव का, प्रबंधक का, इन सारे जो पदाधिकारी हैं उनकी क्या नियुक्ति कौन करेंगे और कितने वर्ष तक के लिए उनकी नियुक्ति रहेगी, उनकी क्या अधिकार दायित्व है, ये सारी चीज इसमें दर्शाया जाता है। तो अधिकार संबंधी हर उस सदस्य के बारे में बताया जाता है। चौथा जो है वो है लाभांश संबंधित। लाभांश संबंधित अंतर नियम यह होता है कि लाभांश किस तिथि को वितरित किया जाएगा, कितना लाभांश दिया जाएगा, किस अंशधारी को कितना लाभांश मिलेगा और कब उसको लाभांश दिया जाएगा, ये सारे ब्यौरा इसमें अंतर नियम में लिख दिया जाता है। सारे लाभांश का स्पष्ट रूप से, ताकि कोई भी सदस्य को भ्रम की स्थिति निर्मित नहीं होना चाहिए, ये सारी बातों को इसमें लिखी जाती है। उसके बाद में पांचवा जो है वो है हिसाब किताब संबंधी। ये भी आंतरिक शासन पत्र है या आंतरिक प्रलेख है। हिसाब किताब से संबंधित अंकेक्षक कौन होंगे और उसके सलाहकार कौन होंगे, उसकी नियमावली क्या होगी, किसके पास में उसका हिसाब किताब या आय व्यय होगा, कब इसके आय व्यय का लेखा जोखा तैयार किया जाएगा, किस प्रकार से उस आय व्यय का लेखा या रूपरेखा होगा, कौन कौन सदस्य इसमें हस्ताक्षर करेंगे, ये सारी बातों को इसमें लिख दिया जाता है। त्रुटिपूर्ण हिसाब किताब होने की स्थिति में उसको अवैधानिक माना जाता है। तो यहाँ पर हिसाब किताब संबंधी बातों को इस प्रलेख में लिखा जाता है। उसके बाद में अन्य बातें हैं। अंतिम जो पार्षद अंतर नियम या आंतरिक जो प्रलेख होता है उसमें अन्य बातें के अंतर्गत आता है, जैसे कि उस कंपनी के कौन से अधिकार जो है उनको हटा दिया जाएगा, किस व्यक्तियों को सम्मिलित कर लिया जाएगा और कितना उसका जो व्यय है, ये सारी लेखा जोखा, ऐसे बहुत सारे इसमें अन्य जो बातों को सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से आज पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम के जो चैप्टर के बारे में हम लोग समझे हैं, महत्वपूर्ण चैप्टर है ये और परीक्षा उपयोगी ये चैप्टर माना जाता है। प्रमुख जो बातें हैं, प्रमुख वाक्य है, इसके बारे में अभी आपको समझाया गया। अगली जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसको अगले पीरियड में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।